नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म #कंपटीशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक टॉपिक बेबल योजना तथा शिमला सम्मेलन पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि जैसा कि आप लोग जो बच्चे डेली क्लास कर रहे हैं उनको पता होगी कि हम आजकल जो है वो भारत की आज़ादी का आंदोलन पढ़ रहे हैं और इस भारत की आज़ादी के आंदोलन में हमने क्रिप्स मिशन, हमने भारत छोड़ो आंदोलन, हमने जो है CR फॉर्मूला, ये सारे टॉपिक हम लोग बड़े लेवल पर विस्तार से डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए आज बिना देर किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बेबल प्लान, बेबल योजना। मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता दूं बेटा, मैं चाहता तो इस टॉपिक को स्किप करके आगे का अपना टॉपिक यानी कैबिनेट मिशन स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एक चाहे छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो, मैं UPPCS प्री को टारगेट करते हुए हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं और इसी के अंतर्गत आज हम लोग जो है वो बेबल योजना तथा शिमला सम्मेलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इतिहास में कुछ टॉपिक छोटे हैं, जैसे हमने व्यक्तिगत आंदोलन को पढ़ा है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, इंडिविजुअल सत्याग्रह, महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप उसको भी देखिएगा। अभी मैं लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर पढ़ रहा था सिविल के, उसमें क्वेश्चन आया था कि पहले सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे। पहले सत्याग्रही, माफ़ी चाहूँगा, आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। आइए हम लोग आज का अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेबल योजना तथा शिमला सम्मेलन। इसे इंग्लिश में शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। बेबल योजना तथा शिमला सम्मेलन टॉपिक में क्या है, डिस्कशन करते हैं। देखिए, बात अक्टूबर 1943 की है। अक्टूबर 1943 में, यानी जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। बात अक्टूबर 1943 की है, जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भारत का वाइसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये भारत का वाइसराय था और अक्टूबर 1943 में इस लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवल जो हैं वो भारत के वाइसराय बनकर के आए। अक्टूबर 1943 में जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवल हमारे देश के वाइसराय बनकर के आए। ये लॉर्ड वेवल जो है इससे पहले ब्रिटिश सेना में एक बड़े अधिकारी थे। वो एक अलग बात है कि ये भारत में ब्रिटिश सेना में अपनी सेवाएं नहीं दिए, इन्होंने भारत में वाइसराय के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि लॉर्ड लिनलिथगो की जगह पर लॉर्ड वेवल जो हैं वो भारत के वाइसराय बनकर के आए और लॉर्ड वेवल साहब ने भारत में एक उचित माहौल बने, भारत में एक सकारात्मक माहौल बने, भारत में एक पॉजिटिविटी आए।
अंग्रेज सरकार के प्रति लोगों का भरोसा विश्वास जगे। बस इसी उद्देश्य से इस लॉर्ड बेबल ने भारत छोड़ आते ही आदेश दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा किया गया। सबसे पहला काम, ऐसा करते ही इस वाइसराय के बारे में लोगों की धारणा थोड़ी अच्छी हो गई, लोगों की सोच अच्छी हो गई। भारतीयों की, कांग्रेस के नेताओं की वाइसराय के प्रति सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी सकारात्मक हुई। दूसरा काम इसने क्या किया, दूसरा काम इसने और बड़ा किया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने लोगों के खिलाफ FIR हुआ है या जितने लोगों के खिलाफ केस हुआ है वो सारे के सारे केस इसने क्या किए, वापस ले लिए। तो एक और पॉजिटिविटी का माहौल बना। ओवरऑल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्टूबर 1943 को लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवल हमारे देश के वाइसराय बने। और लॉर्ड बेबल जो हैं वो उन्होंने भारत में आते ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने लोग अरेस्ट किए गए थे उन सबको रिहा कराया और जितने लोगों पर FIR दर्ज हुई थी, जितने लोगों पर केस हुआ था, उन सारे लोगों से इन्होंने केस जो है वो वापस लिया। ये लॉर्ड बेबल था। इसकी इतना पढ़ने से आपको ये समझ आएगा कि ये वाइसराय थोड़ा ठीक था। अच्छा, अब घटना क्या होती है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब ये लॉर्ड वेवल भारत आए थे तो हमारे देश में 4 बड़ी समस्याएं चल रही थीं। वाइसराय के लिए 4 बड़ी समस्याएं काम कर रही थीं। पहली बड़ी समस्या थी कि उस समय बंगाल में क्या था, अकाल पड़ा था। और बेटा, बंगाल में अकाल पड़ने की वजह से यहाँ बंगाल में भूखमरी फैली हुई थी। इस भूखमरी की समस्या से निपटना ये वाइसराय वेवल के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अच्छा, पहली चुनौती तो ये। दूसरी चुनौती जो चल रही थी वो क्या चल रही थी कि वो मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, बात में मुस्लिम लीग जो है ये दिल मांगे आज़ादी, लड़के लेंगे आज़ादी, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग किया जाना। बेटा, ये दूसरी बड़ी समस्या थी बेबल के सामने कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा, तीसरी बड़ी समस्या जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जापान के साथ एक समझौता किया और जापान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान के साथ एक समझौता किया जिसके द्वारा वो भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए, दोबारा सुनिएगा, तीसरी बड़ी समस्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ एक समझौता किया। आज़ाद हिंद फौज या कह सकते हैं जापानी सेनाओं के साथ वो भारत के पूर्वी हिस्सों पर आक्रमण करना चाहते थे और इन पूर्वी हिस्सों को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते थे। हालांकि वो पूरे भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड बेबल के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी कि जापान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो भारत के पूर्वी हिस्सों पर क्या कर रहे थे, आक्रमण करना चाहते थे। इन क्षेत्रों को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते थे। और एक चौथी समस्या जो थी वो ये थी कि कांग्रेस ने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चला रखा था। और बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आप जान रहे आप सोच रहे होंगे कि सर कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चला रखा था, तो ये वाइसराय के लिए क्या समस्या है?
इसलिए समस्या बन गई थी बेटा, क्योंकि पहले गांधी जी की सोच हुआ करती थी। देखिए, प्रथम गोलमेज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी गांव-गांव गए। गांधी जी ने भारतीय युवाओं से निवेदन किया, गांधी जी ने भारतीय युवाओं से प्रार्थना की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भाग लें। आपको याद होगा, दक्षिण अफ्रीका हम पढ़ रहे थे, साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे तो बोर युद्ध जो है वो पुर्तगाली और बेटा अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की गांधी जी ने सहायता की थी। यहाँ तक कि हम लोग ये देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब गांधी जी ने अंग्रेजों को ज़्यादा परेशान नहीं किया। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी गांधी जी सरकार को कभी परेशान नहीं करते थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की सोच बदल गई थी और गांधी जी ने ये सोच लिया था कि या तो हम अब करेंगे या तो मरेंगे, लेकिन हम अपने देश की गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी ने महान स्टेटमेंट दिया था, जनता को भरोसे में लेने के लिए, जनता का ट्रस्ट प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने महान स्टेटमेंट दिया था कि अब वायसराय से कोई बातचीत नहीं होगी। तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि पहले के जितने वायसराय थे उनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त होता था। यहाँ तक कि आप सब बच्चों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो जो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन था, उसमें जो कार्यक्रम थे उनकी एक सूची वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को इन्होंने दी थी। गांधी इरविन समझौता इतना शानदार चल रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन, लेकिन गांधी इरविन समझौता जिसकी हर नेता ने बुराई की, यानी वायसराय को, सरकार को गांधी जी ने कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिया था। लेकिन इसमें जब ये लॉर्ड वेवल भारत का वायसराय बन करके आया, तब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कह दिया था कि अब वायसराय से कोई बात नहीं होगी। यानी जब लॉर्ड वेवल जो है वो भारत जब आया तो उसके सामने 4 समस्याएं थीं। पहला, बंगाल में अकाल पड़ा था, भूखमरी फैली हुई थी, लोगों की जिंदगी भूख से बचाना ये वेवल के सामने एक बड़ी चुनौती थी। दूसरी बात, मुस्लिम लीग अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही थी। ये आप सबको पता है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई थी। फिर जापान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो भारत के पूर्वी हिस्सों पर आक्रमण करने वाले थे। वे जापान के साथ मिलकर भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का प्रयास कर रहे थे। और चौथा पॉइंट, कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चला रखा था। ये आंदोलन इसलिए और महत्वपूर्ण था क्योंकि इस आंदोलन में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब वायसराय से कोई बात नहीं होगी, अब वायसराय से कोई डिस्कशन नहीं होगा, हमें बस आज़ादी चाहिए। चलिए, खैर कोई बात नहीं। अब कैसे लोगों को मनाया जाए? ठीक है, वहाँ अकाल के लिए तो इन्होंने बहुत काम किया। किन्होंने? वायसराय लॉर्ड वेवल ने बहुत काम किया बंगाल में अकाल के लिए। लेकिन भारत की जो आंतरिक स्थिति बनी हुई है, आंतरिक स्थिति, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए बेटा 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवल ने एक प्लान प्रस्तुत किया जिसे हम लोग वेवल योजना कहते हैं, जिसे हम लोग वेवल योजना के नाम से जानते हैं। 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवल ने बेटा एक प्लान प्रस्तुत किया जो जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे हमारे देश में, उसको ख़त्म करने के लिए एक प्लान प्रस्तुत किया जिसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है।
इस प्लान में सबसे पहली बात ये कही गई कि भैया जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद। देखो बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं अपनी हर क्लास में जहां ये शब्द आता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, मैं आपको कुछ न कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे आज हमारे देश में केंद्र में मोदी सरकार हमारे देश में शासन कर रही है, सारी चीज़ों को देख रही है, रेल मंत्री रेल मामलों को देख रहे हैं, गृह मंत्री गृह मामलों को देख रहे हैं, विदेश मंत्री विदेश मामलों को देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मामलों को देख रहे हैं, वैसे ही हमारे देश में केंद्र में शासन करने के लिए वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। अब इस बेबल योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि भैया जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इसको क्या किया जाएगा, रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसे पुनर्गठित किया जाएगा, इसे पुनर्गठित किया जाएगा। और पुनर्गठित करने के बाद इसमें जो सदस्यों की संख्या होगी अब वो 14 होगी। इसमें सदस्यों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या जो है वो क्या होगी, अब 14 होगी। अच्छा, चलिए, सदस्यों की संख्या 14 होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। 14 सदस्य होने के बाद अब इसमें सदस्य संख्या का बंटवारा यानी विभाजन कैसे होगा, तो सुनिएगा। जो सवर्ण हिंदू होंगे, सवर्ण मतलब जो जनरल कैटेगरी के हिंदू होंगे, जो सवर्ण हिंदू होंगे उनकी संख्या मुस्लिमों के बराबर होगी। यानी सवर्ण हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों के बराबर होगी। और इस वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या होगा बेटा, जो सदस्य होंगे वो सिख समुदाय से भी होंगे, वो ईसाई समुदाय से भी होंगे, और वो जो है वो दलित समुदाय से भी होंगे, दलित समुदाय से भी होंगे। बहुत अच्छी बात है। ये वाइसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें ये बड़ी शानदार सी चीज़, पहली चीज़ तो 14 जून 1945 को बेबल योजना प्रस्तुत की गई। और बेबल योजना में ये कहा गया कि वाइसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है अब उसे पुनर्गठित किया जाएगा और इसमें सदस्यों की संख्या अब 14 की जाएगी। सदस्यों की जो संख्या होगी वो अब कितनी होगी बेटा, 14 होगी। और जो सवर्ण हिंदू हैं उनकी संख्या मुस्लिमों के बराबर होगी, या ये कह सकते हैं कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। इसके अलावा सिख, ईसाई और दलित ये जो है इनके भी सदस्य होंगे काय में, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में। एक बात, दूसरी बात, ये जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद है इसमें वाइसराय, इसमें वाइसराय खुद और सेना अध्यक्ष यानी सेना प्रमुख वाइसराय, इसमें वाइसराय और सेना अध्यक्ष ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। बस ये अंग्रेज होंगे और इनको छोड़कर सभी सदस्य जो है वो क्या होंगे, भारतीय होंगे। दोबारा सुनिएगा, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में 14 सदस्य होंगे, सवर्ण हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों के बराबर होगी, सिख, ईसाई, दलित इन लोगों को भी इसमें जगह दी जाएगी, और वाइसराय और सेना अध्यक्ष ये दो अंग्रेज होंगे। इनके अलावा जितने सदस्य होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, भारतीय होंगे। एक चीज़, इसके अलावा वाइसराय को एक स्पेशल पावर दी गई, वाइसराय को वीटो पावर दी गई। वीटो पावर मतलब, वीटो पावर का मतलब ये है कि बेटा वाइसराय जो है
अपनी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा जो भी फैसला लिया गया है, उसकी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ने जो भी फैसला लिया है, जो भी निर्णय लिया है, उस निर्णय को बदलने का अधिकार जो है वो किसको होगा? वायसराय को होगा। वायसराय चाहे तो उसको बदल सकता है। दोबारा से सुनिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था जितने पॉलिटिकल क्राइसिस थे, जितनी दिक्कतें थीं, उन पॉलिटिकल क्राइसिस और दिक्कत को समाप्त करने के लिए 14 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड बेवल ने एक प्लान प्रस्तुत किया जिसे बेवल योजना कहा जाता है। इस बेवल योजना के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया गया। सदस्यों की संख्या जो है वो 14 कर दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब सदस्यों की संख्या यदि 14 की गई है तो पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? बेटा, पहले इसमें कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या होती थी 8, फिर बाद में 5 और बढ़ाए गए, यानी 8 और 5 हो गए 13, और उसके बाद 13 के बाद बेवल योजना के अंतर्गत संख्या कर दी गई 14, और 14 में सवर्ण हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों के बराबर होगी। सिखों का, ईसाइयों का, दलितों का प्रतिनिधित्व होगा। वायसराय और सेना अध्यक्ष को छोड़ करके, वायसराय और सेना अध्यक्ष को छोड़ करके सभी सदस्य भारतीय होंगे और वायसराय को वीटो पावर होगी। ये बेवल प्लान था, ये बेवल योजना थी। और इस बेवल योजना पर डिस्कशन करने के लिए, इस बेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए, इस बेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 25 जून 1945 को 1945 को शिमला में एक कॉन्फ्रेंस या शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे हम लोग शिमला सम्मेलन के नाम से, जिसे हम लोग शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इस प्लान पर डिस्कशन करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे शिमला सम्मेलन या शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इस शिमला सम्मेलन में जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे बेटा, वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही सीखने वाली पर्सनैलिटी थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे। और जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो तो आप जान ही रहे, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ये जिन्ना जो हैं वो क्या थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। अब साहब सम्मेलन शुरू हुआ और ये जैसा कि आप जानते ही हैं, हमेशा मोहम्मद अली जिन्ना की क्या बात थी? उसको हमेशा हर प्लान की क्या करना? बुराई करना। क्यों? क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? अलग देश पाकिस्तान। लेकिन ये प्लान सुन के, बेवल प्लान सुन करके जिन्ना बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि पहली बार मुस्लिमों को सवर्ण हिंदुओं के बराबर स्थान दिया गया। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का बेटा मतलब ये है कि मुस्लिमों की संख्या थी कम और सवर्ण हिंदुओं की संख्या थी ज़्यादा, लेकिन फिर भी लॉर्ड बेवल ने मुस्लिमों को सवर्ण हिंदुओं के बराबर का स्थान दिया। आप दोबारा सुनिएगा कि जिन्ना क्या होता था, हर प्लान को देख के हमेशा मना करता था, हमें ये चाहिए ही नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जिसमें जिन्ना ने इस प्लान को ध्यान से सुना और उसने इस बात पर थोड़ा खुशी भी जाहिर की कि मुस्लिमों को सवर्ण हिंदुओं के बराबर स्थान दिया गया है। क्यों खुशी हुई? क्योंकि मुस्लिमों की संख्या उस समय कम थी और सवर्ण हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन सुनिएगा क्या हुआ? थोड़ी समय में मुस्लिम लीग ने अलग अलग मांग कर दी। मुस्लिम लीग ने क्या मांगे की? जरा सुनिएगा। कितनी, कैसे मांगे की? मुस्लिम लीग क्या मांग करती है, यहाँ लिखता हूँ मैं, हैं। मुस्लिम लीग क्या मांग करती है, सुनिए। पहली मांग मुस्लिम लीग ने ये करी कि ये जो मुस्लिम है ना, जो जिनकी संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, वो जो मुस्लिम हैं
उन मुस्लिम सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन या मनोनयन, मनोनयन कहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मनोनयन ही होता था। इन मुस्लिम सदस्यों का नॉमिनेशन, इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेशन, इन मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का जो काम होगा वो सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। हे भगवान बताइए, यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिमों का मनोनयन, नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी। ये कौन सी बात होती भैया? आगे सुनिएगा, सवर्ण हिंदुओं का चुनाव कांग्रेस करेगी, यानी कांग्रेस जो है किसी भी मुस्लिम को इसमें मनोनीत नहीं करेगी। मनोनीत कौन करेगी? सिर्फ मुस्लिम लीग। कांग्रेस क्या करेगी? सिर्फ हिंदुओं को करेगी। अरे कांग्रेस चाहे तो अपने उसके 2 सदस्य बाई द वे जा रहे हैं, 2 हिंदू हैं, 3 हिंदू हैं, 4 हिंदू हैं, 4 हिंदू की जगह 4 मुस्लिम बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। सवर्ण सदस्यों की संख्या मुस्लिमों के बराबर होगी, नियम ये था। अच्छा, नियम ये था, तो मुस्लिमों का चुनाव यदि कांग्रेस कर रही है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये एकदम गलत है कि मुस्लिमों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी, मुस्लिमों को मनोनीत सिर्फ मुस्लिम लीग करेगी। उस समय हमारे देश में अन्य मुस्लिम पार्टियां भी थीं, जैसे सिंध में एक स्वतंत्र दल काम कर रहा था, तो वो भी कह रहा था कि मुस्लिमों का निर्वाचन हम करेंगे। ये एकदम बहुत ही बेफजूल वाली बात हो गई। पहला कांड तो इन्होंने ये कर दिया, जो इन्होंने ये कहा कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाएगा। कोई बात नहीं। दूसरी मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या मांग की? दूसरी बड़ी शानदार मांग की कि साहब ऐसा है, मुस्लिम लीग को वीटो पावर चाहिए। वीटो पावर, अच्छा काय की वीटो पावर चाहिए तुमको? हैं? मुस्लिम लीग ने मांग की कि भैया हमें वीटो पावर चाहिए। तो पूछा गया तुमको काहे की वीटो पावर चाहिए? तो इन्होंने बताया कि यदि मुस्लिमों से संबंधित कोई भी मामला आता है, यदि मुस्लिमों से रिलेटेड कोई भी मामला आता है और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो भी फैसला लेती है, उस फैसले को मानने, न मानने और परिवर्तित करने का सारा अधिकार मुस्लिम लीग को होगा। यानी आप समझिएगा, मुस्लिम लीग ने बेबल योजना के अंतर्गत वीटो पावर की मांग की, और इस वीटो पावर में ये था कि भैया आप ये जान लीजिए, इस वीटो पावर में ये था कि मुस्लिमों से संबंधित जो भी मामला वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आएगा, या मुस्लिमों से संबंधित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो भी फैसला लेगी, इस फैसले को बदलने का पूरा अधिकार मुस्लिम लीग को होगा। ऐसी वीटो पावर की मांग इन्होंने की, जो कि और गलत है। आप बताइए, वर्तमान में बीजेपी ये कहे कि भैया हम जो है हिंदुओं के लिए, जो है हिंदुओं पर जो भी मामला आएगा उसको बदलने का अधिकार हमारा है, तो हमारे देश में संसद, सरकार, इन सब का क्या मतलब बनता है? या मान लीजिए कहीं दलितों पर कोई मैटर आता है तो मायावती कहे हम जैसा चाहेंगे, हमें वीटो पावर होनी चाहिए कि कैसे इन जो भी मामला है इनसे रिलेटेड उनको बदलने का, उनको सही या गलत मानने का अधिकार, वीटो पावर हमारे पास होनी चाहिए। तो ये बहुत गलत है, ऐसा संभव नहीं है। इन 2 चीज़ों की जो है इन्होंने मांग की। कहा पहली चीज़ तो मुस्लिम सदस्यों की निर्वाचन मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाएगा। दूसरा वीटो पावर, मुस्लिम लीग को क्या चाहिए? वीटो पावर चाहिए। ऐसी 2 इन्होंने गलत मांगे की, जिसकी वजह से इस सम्मेलन का क्या हुआ साहब, जो है ये सम्मेलन असफल हो गया, और हमारे देश के वायसराय लॉर्ड बेबल ने खूब प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं चल पाया, और 14 जुलाई 1945 को, 14 जुलाई 1945 को ये प्लान जो है वो असफल घोषित कर दिया गया। ये प्लान जो है वो असफल घोषित कर दिया गया।
तो आज के टॉपिक में हमने बेबल प्लान तथा शिमला सम्मेलन को डिस्कशन किया है। बेबल प्लान में क्या था? अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल भारत के वाइसराय बनकर के आए और लॉर्ड वेबल ने भारत के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक प्लान प्रस्तुत किया 14 जून 1945 को, जिसे हम लोग बेबल प्लान के नाम से जानते हैं। इस बेबल प्लान में ये कहा गया कि यदि भारत के इस बेबल प्लान में ये कहा गया कि सवर्ण हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों के बराबर होगी, या कहें ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मुस्लिमों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में अब सदस्यों की संख्या 14 होगी। वाइसराय को वीटो पावर होगी। सिख, ईसाई, दलितों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये प्लान 14 जुलाई 1945 को इसलिए असफल हो गया, इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने एक तो मुस्लिमों के लिए वीटो पावर मांगी और ये कहा, लास्ट लाइन सुनिएगा, और ये कहा कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में जितने सदस्यों का निर्वाचन, जितने मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाएगा। वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाएगा। ऐसा, इसके साथ ही मैं आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।